जरा एक ऐसे कानून की कल्पना कीजिए जो ये तय करे कि किसी राज्य का मूल निवासी कौन है और कौन नहीं। एक ऐसा कानून जो कुछ लोगों को जमीन खरीदने का, सरकारी नौकरी पाने का, यहाँ तक कि वहाँ बसने का एक विशेष अधिकार दे और बाकी भारतीय नागरिकों को इससे दूर रखे। बिल्कुल, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये अनुच्छेद 35A की हकीकत थी जो दशकों तक जम्मू और कश्मीर में लागू रहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं गेट कीपर था। गेट कीपर, ये शब्द बिल्कुल सही है। ये तय करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन पूरी तरह से नागरिक अधिकारों का हकदार है और कौन नहीं। और आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस जटिल विषय की परतें खोलेंगे। मतलब हमारा मिशन ये समझना है कि ये गेट कीपर यानी अनुच्छेद 35A था क्या, ये भारतीय संविधान में आया कैसे, जबकि इसे संसद ने कभी पास ही नहीं किया। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी, इस एक अनुच्छेद ने जमीन पर लोगों की जिंदगी को, खासकर कुछ समुदायों और महिलाओं को कैसे प्रभावित किया। और आखिर में हम उस असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया को समझेंगे जिसके जरिए 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। हमारे पास कानूनी दस्तावेज हैं, राष्ट्रपति के आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश भी हैं। हाँ, जो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए इस गेट कीपर के नियमों को ही सबसे पहले समझते हैं। ये अनुच्छेद 35A आखिर था क्या, इसका मूल काम क्या था? देखिए, इसका मूल काम बहुत सीधा था, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो बहुत गहरे थे। अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर की राज्य विधानसभा को 2 असाधारण शक्तियां देता था। 2 शक्तियां? हाँ, पहली ये तय करने की शक्ति कि राज्य के स्थायी निवासी मतलब परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे, और दूसरी उन स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देने की शक्ति जो देश के बाकी नागरिकों को उस राज्य में नहीं मिल सकते थे। और ये विशेष अधिकार किस तरह के थे? मतलब एक आम नागरिक की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ता था? फर्क बहुत बड़ा था। हमारे स्रोतों के अनुसार बेसिकली 4 क्षेत्रों में स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। 4? अच्छा। पहला, सरकारी नौकरियां, वो सिर्फ स्थायी निवासियों के लिए थी। दूसरा, राज्य में जमीन या घर खरीदना, मतलब अचल संपत्ति, वो भी सिर्फ वही कर सकते थे। हाँ। तीसरा, राज्य में स्थायी रूप से बसने का अधिकार। और चौथा, राज्य सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप्स और दूसरी सरकारी मदद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारतीय नागरिक मान लीजिए दिल्ली से या मुंबई से जम्मू कश्मीर जाकर बसना चाहे, वहाँ सरकारी नौकरी करना चाहे या कोई जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्थायी निवासी का दर्जा नहीं था। बिल्कुल, यही इस अनुच्छेद का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद पहलू था। ये भारतीय नागरिकों के बीच एक साफ रेखा खींचता था। ये प्रावधान तो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उससे काफी अलग लगता है। तो सवाल उठता है कि ये संविधान में आया कैसे? हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि इसे संसद ने किसी संशोधन के जरिए पारित नहीं किया था। और यहीं से इसकी कहानी और भी दिलचस्प और जटिल होनी शुरू होती है। इसे संविधान में जोड़ने का तरीका बहुत ही अनूठा था। कैसे? इसे 14 मई 1954 को एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसे संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 कहते हैं। मतलब कोई संसदीय बहस या वोटिंग नहीं हुई। 1 मिनट, राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया? ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ अनुच्छेद 370 की वजह से। अनुच्छेद 370 ने ही राष्ट्रपति को यह विशेष शक्ति दी थी। अच्छा। देखिए, अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को एक अस्थायी विशेष दर्जा दिया था, जिसके तहत भारतीय संसद के कानून वहां सीधे तौर पर लागू नहीं होते थे। रक्षा, विदेश मामले और संचार, इनको छोड़कर किसी भी और विषय पर कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। तो 1953 पर यह आदेश उसी शक्ति का इस्तेमाल करके जारी किया गया था। बिल्कुल। तो इसका मतलब अनुच्छेद 370 ही वो धागा है जिससे 35A की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। और यहीं पर यह मामला सबसे ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। इन दोनों का रिश्ता क्या था? आप कह सकती हैं कि अनुच्छेद 370 वो पेड़ था और अनुच्छेद 35A उसकी एक शाखा थी। इसकी जड़ें 1952 के दिल्ली समझौते में हैं, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ था। इस समझौते में राज्य के विशेष दर्जे को बनाए रखने पर सहमति बनी थी।
लेकिन ये विचार तो और भी पुराना था, जैसा कि स्रोत बताते हैं महाराजा हरि सिंह के समय का। हाँ बिल्कुल, ये कोई नया विचार नहीं था। महाराजा हरि सिंह ने 1927 और 1932 में स्टेट सब्जेक्ट कानून लागू किए थे। उस वक्त भी ये डर था कि पंजाब के अमीर लोग और ब्रिटिश अधिकारी कश्मीर में आकर जमीनें खरीद लेंगे, जिससे स्थानीय संस्कृति और लोगों का आर्थिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सही बात है। तो अनुच्छेद 35A उसी पुरानी संरक्षणवादी सोच का एक संवैधानिक रूप था, जिसे दिल्ली समझौते के बाद अनुच्छेद 370 के तहत कानूनी जामा पहनाया गया। तो ये एक राजनीतिक वादा था, जिसे कानूनी जामा पहनाने के लिए संसद का रास्ता नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश का एक अनोखा रास्ता चुना गया। शायद इसीलिए कि उस समय की सरकार को लगा कि यही सबसे तेज और आसान तरीका है। और देखिए, यहीं से इसकी वैधता पर उस विवाद की शुरुआत हुई जो 65 साल तक चलता रहा। किस तरह का विवाद? आलोचकों का हमेशा से ये तर्क रहा कि राष्ट्रपति का आदेश संविधान में सिर्फ मौजूदा अनुच्छेदों को संशोधित कर सकता है, एक बिल्कुल नया अनुच्छेद जैसे 35A नहीं जोड़ सकता। उनके हिसाब से ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत। तो कानूनी स्तर पर इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा था। लेकिन कानूनों का असली असर तो जमीन पर, लोगों की जिंदगी पर दिखता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भेदभाव सिर्फ कागज पर नहीं था, बल्कि इसने कई पीढ़ियों की नियति तय कर दी। हाँ, और जब हम उन समुदायों की बात करते हैं तो तस्वीर और भी दर्दनाक हो जाती है। सबसे पहले तो लैंगिक भेदभाव को ही लीजिए। महिलाओं के साथ भेदभाव कैसे? अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती थी जो स्थायी निवासी नहीं है, तो वो अपनी स्थायी निवासी की स्थिति खो देती थी। क्या सिर्फ शादी करने से? हाँ, और यही नहीं, उसके बच्चों को भी संपत्ति या नौकरी के कोई अधिकार नहीं मिलते थे। लेकिन पुरुषों के लिए नियम अलग थे। बिल्कुल, और यही तो भेदभाव की जड़ थी। अगर कोई स्थायी निवासी पुरुष किसी बाहरी महिला से शादी करता तो न केवल उसका दर्जा बना रहता, बल्कि उसकी पत्नी और बच्चों को भी सारे अधिकार मिल जाते थे। ये तो साफ साफ भेदभाव है। हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि शादी करने पर महिला का स्थायी निवासी का दर्जा खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चों के अधिकारों पर जो अस्पष्टता थी वो तब भी बनी रही। और वाल्मीकि समुदाय का मामला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। बेहद। 1957 में जब जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तो पंजाब से लगभग 200 वाल्मीकि परिवारों को खास तौर पर सफाई के काम के लिए लाया गया। अच्छा। उन्हें एक शर्त पर राज्य में बसने की इजाजत दी गई कि वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही काम कर सकती हैं। उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा तो नहीं दिया गया, पर इस काम के लिए नियमों में ढील दी गई। एक मिनट, इसका मतलब यह है कि अगर उन परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनना चाहें तो भी उन्हें सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी के लिए योग्य माना जाता था। ये तो अकल्पनीय है। ठीक यही स्थिति थी। दशकों तक उनकी कई पीढ़ियां अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद सिर्फ एक ही काम करने के लिए मजबूर थीं। वो राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते थे, सरकारी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते थे और राज्य विधानसभा चुनावों में वोट भी नहीं डाल सकते थे। मतलब एक समुदाय को राज्य की सेवा करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें कभी उस राज्य का हिस्सा बनने का अधिकार ही नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये एक तरह का संवैधानिक गतिरोध था, जहां नागरिकता के कर्तव्य तो थे पर अधिकार नहीं थे। ये 35A के अनपेक्षित परिणामों का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कानून स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए बना, वही कुछ समुदायों के लिए अन्याय का स्रोत बन गया। हाँ, जिसे कुछ लोग संवैधानिक रूप से थोपी गई दास्ता भी कहते हैं। स्रोतों में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों का भी जिक्र है। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उनकी कहानी भी उतनी ही त्रासद है। 1947 में विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से आए हजारों हिंदू और सिख परिवार जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में बस गए। वो लोकसभा चुनावों में वोट तो डाल सकते थे, लेकिन 70 साल बाद भी उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी को जम्मू कश्मीर में शरणार्थी ही माना जाता था। 70 साल बाद भी? हाँ, उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा कभी नहीं मिला, जिससे वे राज्य में जमीन, सरकारी नौकरी और राज्य विधानसभा के चुनावों में वोट डालने जैसे बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित रहे। तो ये जटिल और भेदभावपूर्ण व्यवस्था 65 सालों तक चली। फिर 5 अगस्त 2019 को इसे अचानक हटा दिया गया। ये हुआ कैसे?
ये प्रक्रिया तो बहुत जटिल लगती है, खासकर जब इसे हटाने के लिए संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी, जो 1957 में ही भंग हो चुकी थी। इसे एक बहुत ही सोची समझी और जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए हटाया गया और इसके केंद्र में फिर से अनुच्छेद 370 ही था। अच्छा, फिर से 370? हाँ, सरकार ने अनुच्छेद 370 के ही एक खंड 370(1)(d) का इस्तेमाल करके एक नया राष्ट्रपति आदेश जारी किया, जिसे CO 272 कहते हैं। इस आदेश ने अनुच्छेद 370 के एक और खंड 370(3) में एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया। रुकिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने अनुच्छेद 370 की ही एक शक्ति का इस्तेमाल करके उसी अनुच्छेद को बदलने का रास्ता निकाला। ये तो एक तरह से ताले को उसी की चाबी से खोलने जैसा है। आपने बहुत सही उपमा दी है। यही इसकी सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक खासियत थी। अनुच्छेद 370(3) में लिखा था कि इसे हटाने के लिए राज्य की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी है, जो कि थी नहीं। तो नए राष्ट्रपति आदेश ने संविधान सभा शब्द को राज्य की विधानसभा से बदल दिया। लेकिन उस समय तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी भंग थी और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो फिर विधानसभा की सहमति कहां से मिली? यहीं पर संवैधानिक व्याख्या का इस्तेमाल हुआ। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो विधानसभा की सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास आ जाती हैं। अच्छा। और राज्य सरकार की सहमति का मतलब राष्ट्रपति की सहमति माना जाता है। इस आधार पर संसद में प्रस्ताव पारित किया गया और राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी करके अनुच्छेद 370 के लगभग सभी खंडों को निष्क्रिय कर दिया। तो आलोचकों ने इसे संवैधानिक धोखाधड़ी कहा होगा। बिल्कुल, और समर्थकों ने इसे एक संवैधानिक मास्टर स्ट्रोक माना, जिसने एक 70 साल पुराने गतिरोध को तोड़ा। तो ये पूरी जटिल प्रक्रिया हुई। अब आम श्रोता के लिए इसका मतलब क्या था? जमीन पर इसका सीधा नतीजा क्या निकला? इसका परिणाम तत्काल और बहुत बड़ा था। जैसे ही अनुच्छेद 370 का ढांचा निष्क्रिय हुआ, अनुच्छेद 35A अपने आप समाप्त हो गया, क्योंकि वो अपनी शक्ति 370 से ही लेता था। सही बात है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान भी निष्प्रभावी हो गया और भारतीय संविधान पूरी तरह से वहां लागू हो गया। और फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ। हाँ, इसके तुरंत बाद संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के। लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहा? हाँ, ये इस कहानी का अंतिम और निर्णायक अध्याय है। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पूरी प्रक्रिया और निरस्तीकरण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क क्या था? उनका मुख्य तर्क ये था कि अनुच्छेद 370 समय के साथ एक स्थायी प्रावधान बन गया था और इसे इस तरह से नहीं हटाया जा सकता था। उन्होंने प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक भी बताया। और सरकार का पक्ष क्या था? सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 के शीर्षक में ही अस्थायी यानी टेम्पररी शब्द लिखा है और इसे हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को माना। हाँ, अदालत ने माना कि अनुच्छेद 370 वास्तव में एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे निरस्त करने की शक्ति थी। अदालत ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के बाद अपनी संप्रभुता का कोई भी तत्व बरकरार नहीं रखा था। इस फैसले ने निरस्तीकरण पर अंतिम कानूनी मोहर लगा दी। तो हमने देखा कि कैसे एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में बना एक प्रावधान यानी अनुच्छेद 35A दशकों तक जम्मू कश्मीर की पहचान, राजनीति और समाज का एक केंद्रीय हिस्सा रहा। इसने जहां एक तरफ स्थानीय पहचान की रक्षा करने का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ भेदभाव, मानवीय संकट और गंभीर संवैधानिक सवालों को भी जन्म दिया। और अंत में एक असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से इसका अंत हुआ, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने भी सही ठहराया। इसने राज्य की कानूनी और राजनीतिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसका असर क्या हुआ है? इसके हटने से वाल्मीकि समुदाय और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों जैसे समूहों को वो नागरिक अधिकार मिले जिनके वे दशकों से हकदार थे। अब भारत का हर नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है और नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इसने कुछ नई बहसें भी शुरू की हैं। बिल्कुल।
इसने स्थानीय पहचान, भूमि अधिकार और जनसांख्यिकी को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। ये सच में एक गहरा और जटिल विषय रहा है, जिसके कई पहलू हैं, ऐतिहासिक, कानूनी, राजनीतिक और सबसे बढ़कर मानवीय। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत के अन्य राज्यों जैसे नागालैंड में अनुच्छेद 371A और मिजोरम में 371G के तहत भी स्थानीय संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं। सही बात है। तो अनुच्छेद 350A का हटना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक देश अपने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक वादों और अद्वितीय सांस्कृतिक जरूरतों के साथ कैसे संतुलित कर सकता है? यह सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के कई संघीय देशों के लिए एक केंद्रीय चुनौती है।